नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पमेत्रा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लोकोमोशन इन ह्यूमंस का भाग तीसरा। ठीक है, पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। कौन सी मसल में? स्केलेटल मसल में। किसकी? ह्यूमन की स्केलेटल मसल में। ठीक है, साथ ही में हमने क्या देखा था कि कैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, कैसे वो हमारे मसल फाइबर के अंदर आता है। कैल्शियम आयंस जो होते हैं, क्या होते हैं? कैल्शियम आयंस जो होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं, जाके ट्रोपोनिन सी पे बाइंड करते हैं। ट्रोपोनिन का आकार बदलता है, जो ट्रोपोमायोसिन बैठा होता है एफ एक्टिन की एक्टिव साइट पे, वो रिमूव होता है। मायोसिन का हेड जाके इंटरैक्ट करता है एफ एक्टिन की एक्टिव साइट पे और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही स्केलेटल मसल के रिलैक्सेशन की। ठीक है, उसके साथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल में। स्मूथ मसल में कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है कैल्शियम का, और कैल्शियम को मदद करने कौन आता है? एक और भाई आता है जिसका नाम है कैलमोड्यूलिन। सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद में हम मसल का रिलैक्सेशन देखेंगे, फिर कोरी साइकिल देखेंगे, साथ में ये देखेंगे कि हमारा ऑक्सीजन डेट क्या होता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स काम आते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। साथ ही में हम ये देखने वाले हैं कि रेड मसल फाइबर्स और वाइट मसल फाइबर्स क्या होते हैं। तो क्या बोलते हैं, चालू करें? चलो आइए चालू करते हैं। ठीक है, अब क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस इन स्मूथ मसल्स। अभी तक हम किस में पढ़ रहे थे? स्केलेटल मसल्स में पढ़ रहे थे। तो क्या कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स स्मूथ मसल्स में होता है? यहाँ पे क्या होता है, जो कैल्शियम +2 है वो किसके साथ जाके बाइंड करता है? एक और कॉम्प्लेक्स होता है या एक और यहाँ पे मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं कैलमोड्यूलिन, और स्मूथ मसल्स में कैल्शियम कैलमोड्यूलिन का पाथवे चलता है। सो स्मूथ मसल्स में क्या होता है, जो लेटेंट पीरियड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जो लेटेंट पीरियड मतलब पूरा जो फंक्शनिंग हो रही है कि भैया आएगा, मतलब बड़ा है, मतलब क्या कि जब वो एक्साइटेशन हुआ, वहाँ से कैल्शियम निकला, कैल्शियम आके ट्रोपोनिन सी पे बाइंड किया, ये स्केलेटल मसल्स में कम होता है। ये पीरियड क्या होता है? लेटेंट पीरियड कम होता है, जबकि यही लेटेंट पीरियड स्मूथ मसल्स में ज़्यादा होता है, और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। रिलैक्सेशन भी धीरे होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी धीरे होता है, रिलैक्सेशन भी धीरे होता है। Thus the total twitch period is about 1 to 3 seconds। मतलब कितनी देर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती है? ट्विच मतलब कितनी देर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 3 सेकेंड तक। जो प्रोसेस है एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन का, वो काफ़ी धीरे रहता है स्मूथ मसल्स में। क्यों होता है ये स्मूथ मसल्स? क्योंकि उनमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो मेन हमारा काम कर रही है, वो कौन है? हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कौन है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम को रेट लिख देते। ये क्या कर रही है? ये कैल्शियम रिलीज कर रही है, कैल्शियम आयंस रिलीज कर रही है। ये स्केलेटल मसल्स में ये काफ़ी वेल डेवलप्ड होती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी वेल डेवलप्ड होती है स्केलेटल मसल्स में, लेकिन यही कहाँ पर? स्मूथ मसल्स में थोड़ी कम डेवलप्ड होती है, उतने अच्छे से विकसित नहीं होती है। सो जो कैल्शियम आयंस हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो ही सारा काम करा रहे हैं हमारे कैल्शियम आयंस एक्साइटेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये कॉन्ट्रैक्शन एक ही वर्ड है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो क्या है? विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ मसल्स में इतने अच्छे से नहीं बना हुआ होता है, विकसित नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा? वो कैल्शियम आयंस नहीं दे पाएगा। तो कैल्शियम आयंस को कहाँ से लेना पड़ेगा? बाहर से लेना पड़ेगा। इसको आप कैसे समझ सकते हो? मान लो हमारा देश है, उसमें किसी चीज़ की खेती नहीं होती है, या फिर आपका शहर है, आपके शहर में मान लो कोई सब्जी है। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं लेटस है, या मशरूम है, या हरी पीली शिमला मिर्ची है। अगर आपके गांव में
इनकी खेती बाड़ी नहीं होती है, या होती है तो उतनी अच्छी पैदावार नहीं होती है, लेकिन आपके गांव में इस चीज़ की मांग है, डिमांड है, तो आप क्या करोगे, बाहर से इंपोर्ट करोगे। क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, मतलब बाहर से उसको मंगवाओगे। तो ऐसे ही स्मूथ मसल्स करते हैं। स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स रुको एक सेकेंड, देखते हैं हम इसको, यहाँ से जगह बनाते हैं थोड़ी सी। स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स का मान लो एक सेल है, ठीक है, ये मसल फाइबर है स्मूथ मसल की। अब यहाँ पर क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तो वेल डेवलप नहीं है, तो वो क्या करेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अगर कैल्शियम +2 नहीं दे रहा है तो वो बाहर से कैल्शियम +2 को मंगवा लेंगे। कहाँ से मंगवा लेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से। क्या है यहाँ पे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से, ECF से कैल्शियम +2 को मंगवा लेंगे, जिससे कि प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन में वक्त लगता है। अभी तो क्या हो रहा था, हमें तो मसल फाइबर के अंदर से ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम मिल रहा था, लेकिन अब बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। तो अगर तुम सब्जी किसी और गांव से मंगवाओगे अपने गांव में, तो वक्त भी लगेगा और एनर्जी भी लगेगी, ठीक है। जो स्टिम्युलेशन है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्टिविटी का ऑफ मायोसिन इन स्मूथ मसल्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द स्केलेटल मसल्स। In smooth muscle, myosin जो है that has to be phosphorylated for the activation of myosin adenosine triphosphatase, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो स्मूथ मसल्स हैं उसमें जो मायोसिन उसको पहले से ही फॉस्फेट देना पड़ता है, ताकि क्या एक्टिव हो, मायोसिन की जो ADPase एक्टिविटी है, ATPase सॉरी नॉट ADPase, मायोसिन जो स्मूथ मसल्स का मायोसिन है, ये है स्मूथ मसल्स का मायोसिन। चलो एक बार इसको बना ही लेते हैं। ये क्या है, स्मूथ मसल्स का मायोसिन है। ये क्या है, हमारा स्मूथ मसल्स का मायोसिन मान लेते हैं इसको, समझो ऐसे कि ये स्मूथ मसल्स का मायोसिन है। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हेड्स है, इसके ऊपर भी क्या होंगे, हेड्स होंगे, ऐसे 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 ऐसे, इधर भी मायोसिन के हेड्स, इधर भी मायोसिन के हेड्स, ठीक है, इधर भी मायोसिन के हेड्स, इधर भी मायोसिन के हेड्स, और बना देते हैं, ठीक है, ऐसे होंगे। अब क्या होगा, स्मूथ मसल्स में पहले ही इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर ATP बाउंड था, ATP टूट गया ADP में, तो फिर बाइंड हो गया। अब क्या होगा, जो मायोसिन का हेड है, मायोसिन के हेड पे कौन लगा हुआ है, ATP लगा हुआ है, और इसकी ATPase एक्टिविटी को चालू करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, उस मायोसिन को फॉस्फेट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उस मायोसिन को फॉस्फोराइलेट करना पड़ेगा। फॉस्फोराइलेट करना मतलब उसको फॉस्फेट देना। क्या करना, फॉस्फेट देना। जब फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो क्या होता है, द फॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन अकर्स इन द फॉलोइंग मैनर। अब क्या हुआ, कैल्शियम आया बाहर से, एंटर सार्कोप्लाज्म फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो कि किससे कंबाइन करता है, जो कैल्शियम है वो किससे कंबाइन करता है, एक दूसरे बड़े मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है, जिसका नाम है कैलमोड्यूलिन, राइट। एक कैलमोड्यूलिन, कैल्शियम कैलमोड्यूलिन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि क्या करता है, अब इसका काम क्या है, अब कैल्शियम +2 का क्या और कैलमोड्यूलिन का ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये एक साथ मिलकर क्या करते हैं, ये एक साथ मिलकर कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। किसको एक्टिवेट करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, मायोसिन की जो लाइट चेन है, लाइट चेन, 4 लाइट चेन्स है, याद है आपको, कहाँ होती हैं, हेड में होती हैं। मायोसिन लाइट चेन के काइनेज को, अब आप एक बात और ध्यान दो, यहाँ पर एक और आप तरीके का एंजाइम पढ़ रहे हो। अभी तक हमने सिंथेज के बारे में पढ़ा था, सिंथेज के बारे में पढ़ा था आपने लाइज के बारे में पढ़ा था। सिंथेज मतलब कुछ बनाना हो, लाइज मतलब कुछ ब्रेक डाउन करना हो। यहाँ एक तीसरा एंजाइम और आया है, काइनेज। ये काइनेज क्या करता है, जहां भी काइनेज आएगा मतलब आप समझ लेना कि जिस भी चीज पे काइनेज लग रहा है वहां पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगने वाला है। तो यहां पर क्या बोला है, मायोसिन की लाइट चेन काइनेज, मतलब जो मायोसिन की जो 4 लाइट चेन्स थी, उन लाइट चेन्स पे क्या लगने वाला है,
फॉस्फेट लगने वाला है। और ये कौन एक्टिवेट कर रहा है? ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स, ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। ये क्या है? इसको एक्टिवेट करेगा। This enzyme causes phosphorylation of myosin followed by activation of myosin adenosine triphosphatase। अब क्या हो रहा है? जब क्या हुआ? कैल्शियम +2 और कैलमोड्यूलिन एक्टिवेट हुआ। इसने क्या किया? किसको एक्टिवेट किया? इसने मायोसिन के लाइट चेन के काइनेज को एक्टिवेट किया। अब मायोसिन के लाइट चेन के काइनेज ने क्या किया? मायोसिन लाइट चेन काइनेज ने क्या किया कि जो मायोसिन की जो लाइट चेन्स थी उनके हेड में, उस पे जाके क्या लगवा दिया? फॉस्फेट लगवा दिया। क्या लगवा दिया? फॉस्फेट लगवा दिया। फॉस्फेट लगते ही, जैसे ही ये फॉस्फेट लगा, वैसे ही क्या होगा? वैसे ही फॉस्फोराइलेशन होते ही एटीपी जो था, एटीपीएस सेंटर जो था मायोसिन हेड में, वो एक्टिवेट हो गया और एडीपी प्लस पीआई बन गया। सो क्या होगा? स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो हेड्स हैं ये जाकर किससे इंटरैक्ट करेंगे? ये जाकर हमारे एक्टिन थिन फिलामेंट से इंटरैक्ट करेंगे। Phosphorylated myosin gets attached to actin molecule for a longer period, काफ़ी लंबे टाइम तक अटैच होता है, जिसको बोलते हैं लैच ब्रिज मैकेनिज्म। आप जब क्या लगा देते हो? कुंडी लगा देते हो, चिटकनी लगा देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? लैच ब्रिज मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैच ब्रिज मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? लैच ब्रिज मैकेनिज्म क्या हो रहा है? लैच लगा मतलब क्या जुड़ गया? जो मायोसिन के जो हेड्स हैं, मायोसिन के जो हेड्स हैं, ये जो मायोसिन के हेड्स हैं, ये किससे जाके जुड़ जाएंगे? एक्टिन फिलामेंट से जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल विद एक्सपेंडिचर ऑफ लिटिल एनर्जी। क्या बोला मैंने? कि एनर्जी लगेगी। ठीक है, सो रिलैक्सेशन ऑफ द मसल में अकर ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही क्या होगा? कैल्शियम अलग हो जाएगा किससे? कैलमोड्यूलिन से। ये अभी तक किसको एक्टिवेट कर रहे थे? ये अलग हो गए। तो अब कौन एक्टिवेट नहीं होगा? एमएलसी काइनेज नहीं बनेगा। एमएलसी काइनेज नहीं बनेगा तो क्या नहीं होएगा? फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। फॉस्फोराइलेशन मायोसिन लाइट चेन्स का नहीं होगा। ये नहीं होएगा तो क्या नहीं होएगा? एटीपीएस एक्टिविटी एक्टिवेट नहीं होएगी। ये एक्टिवेट नहीं होएगी तो मायोसिन का और एक्टिन का इंटरैक्शन नहीं होएगा। ये समझ आ गई बात कि स्मूथ मसल में कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। चलो अब आ जाते हैं रोल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हमारे को लगते हैं? काफ़ी सारे लगते हैं। अभी हमने देखा क्या क्या देखा कि मसल में जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ये सब बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। जैसे हमने भी इतना सारा देखा कॉन्ट्रैक्शन में। मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन क्या कैरी करता है? मसल का हीमोग्लोबिन है। क्या काम है इसका? ऑक्सीजन कैरी करना, कैरी ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखे थे कि जैसे कि ग्लाइकोजन जो है, लिपिड्स जो है, न्यूट्रल फैट्स, इनको स्टोर किया जाता है एज फूड एंड सप्लाई एनर्जी। राइट, किससे बनती है एटीपी? ग्लाइकोजन से, जो कि ग्लूकोज में बदल जाता है और फिर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से क्या बनती है? एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है। हाई एनर्जी फॉस्फेट जैसे कि एटीपी एंड फॉस्फोक्रिएटिनिन। अभी आप देख क्रिएटिन, फॉस्फोक्रिएटिन, अभी आप आगे देखोगे जब हम क्या पढ़ेंगे, कोरी साइकिल पढ़ेंगे, तब आप देखोगे कि कैसे ग्लाइकोजन से क्या बन रहा है? एनर्जी बन रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? आयंस तो हमने कितने सारे पढ़ लिए। हमने पढ़ा K+ आयन, हमने पढ़ा सोडियम आयन, हमने पढ़ा मैग्नीशियम +2 आयन, हमने पढ़ा कैल्शियम आयन। ये सब तो हमने मेजर पढ़ लिए। पोटेशियम हमें पता है प्रिंसिपल है। राइट, अदर कैटायंस कौन से? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एनायंस कौन से हैं? क्लोराइड है। फॉस्फेट भी हमने देखा कि फॉस्फेट अगर नहीं होगा तो फॉस्फोराइलेशन कैसे होएगा। ठीक है, रोल ऑफ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
क्लोराइड, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, क्लोराइड आयन एंड फॉस्फेट हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस इन द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये सारे आयंस का काम हम मसल कॉन्ट्रैक्शन में देख चुके हैं। Enzymes catalyze all biological reactions that are involved in muscle contraction. मायोसिन ATPase का काम हमने देखा कि मायोसिन ATPase कितना इंपॉर्टेंट एंजाइम है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इतनी बात समझ आ गई? तो ये सारे क्या थे? ये सारे हमारे वो बायोमोलिक्यूल्स थे जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने में काम आता है। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको सिर्फ इतना सा कॉन्ट्रैक्शन करना है तो आपके शरीर में कितनी एनर्जी लगनी है, कितने सारे बायोमोलिक्यूल्स मसल के, प्रोटीन्स, आयंस, मायोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट्स, एटीपीज, कितनी सारी बायोमोलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं मसल रिलैक्सेशन। तो अब क्या हुआ, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी बॉडी में कुछ काम हो रहा होता है तो दूसरे प्रोसेसेस ऐसे भी होते हैं जो उस काम को रोकते हैं। तो दूसरा क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो मसल का क्या होना है, रिलैक्सेशन भी होना है। अब रिलैक्सेशन कैसे होएगा कि जो कैल्शियम आयंस हैं जो ट्रोपोनिन से जुड़े हैं वो वापस उनसे अलग होके कहाँ चले जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चले जाएंगे। ये किससे होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। रिलैक्सेशन में भी क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन मॉलिक्यूल्स वापस से अपनी अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे और क्या होगा, एक्टिन की जो एक्टिव साइट है वो फिर से ब्लॉक हो जाएगी। मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे मायोसिन के हेड्स। मायोसिन अटैच्ड नहीं रह पाएगा एक्टिन से और मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या है, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ होल मसल when it contracts is termed as muscle tension and the force exerted on a muscle by a weight is called the load। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मान लो आपने कोई भारी चीज उठाई है, मान लो एक आपने किताब उठाई है। ठीक है, सो किताब जब आप उठा रहे हो तो आपकी मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, जो फोर्स कहाँ लगा है, फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ होल मसल, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इस मसल में क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। क्या आ रहा है, ये टाइटन हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मसल। सो मसल में क्या आया, टेंशन आया। लेकिन जो दबाव वो ऑब्जेक्ट, वो भारी चीज आपके हाथ पे डाल रही है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड द लोड। उसको क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। जैसे कि जब हम क्या उठाते हैं, एक बुक उठाते हैं तो बुक क्या है, जो हमने उठाई चीज भारी वो क्या है, लोड है। लेकिन जिस उस लोड को उठाने की वजह से जो प्रेशर यहाँ पड़ रहा है क्या है, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स इन आवर आर्म इज कॉल्ड टेंशन। जो यहाँ फोर्स पड़ रहा है हमारे बाजू में उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेंशन बोल रहे हैं। तो दो तरह की होती है ये चीज, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। एक होता है जब आप कोई भारी चीज उठा रहे हो, एक होता है जब आप कोई चीज को खींच रहे हो। कैसे खींचते हो, यूं खींचते हो। तो इसमें क्या है, आपकी मसल सीधी रहती है, आपकी मसल पे क्या नहीं पड़ रहा है, आपकी मसल पे किसी भी तरह के का टेंशन नहीं पड़ रहा है। तो जब टेंशन क्या है, टेंशन रिमेन्स द सेम। क्या है, टेंशन सेम रहता है लेकिन चेंज कहाँ हो रहा है, लेंथ ऑफ मसल फाइबर में। क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ये छोटी हो जाती है। आप देखोगे ऐसे में आपका ये जगह लंबा लगता है, जब आप क्या करोगे, इसको ऐसे बंद कर लोगे तो नीचे से तो क्या हो जाएगा, लंबा दिखेगा और ऊपर से क्या दिखेगा, छोटा। क्यों, क्योंकि ये मसल्स क्या हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। कोई भी चीज़ को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी और जब रिलैक्स करोगे तो उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। तो जब कहाँ चेंज आ रहा है, लेंथ में चेंज आ रहा है लेकिन टेंशन वही का वही है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल है वो छोटी हो रही है ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हमने बोला है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या बोला है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, राइट। लेंथ चेंज हो रही है मसल की। इसका एग्जाम्पल क्या है कि हम हाथ से एक भारी बुक को उठा रहे हैं, जब लेंथ मसल फाइबर की, जब मसल फाइबर की लेंथ सेम रहती है, लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन बदलता क्या है, टेंशन इज इंक्रीज।
टेंशन बढ़ जाता है। जब आप कोई बहुत भारी चीज को खींच रहे हो, क्या कर रहे हो, भारी चीज को खींच रहे हो, तो क्या होगा, आपकी जो लेंथ है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन आपका जो टेंशन है मसल में वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, मसल छोटी नहीं होएगी, लेकिन क्या होएगा, जो आपका टेंशन है वो बढ़ेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें क्या है, पुलिंग ऑफ एनी हैवी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी भारी चीज को आप खींच रहे हो। समेशन, अब क्या हो रहा है, अगर आप, क्या हो रहा है, आपने एक इंपल्स भेजा, आपने मान लो ये इंपल्स आया, ठीक है, और ये इंपल्स आया, इसने बोला कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसी टाइम में आप दूसरा इंपल्स भी भेज रहे हो, तो जो दूसरा स्टिम्युलस है या दूसरा इंपल्स है वो क्या करेगा, कंप्लीट रिलैक्स। ये क्या हो रहा है, खुलने से पहले ही आपने इसको दे दिया, एक और इंपल्स दे दिया। अभी क्या हुआ, ये रिलैक्स बैठी है, आपने इसको इंपल्स दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब ये क्या होगा, रिलैक्स होगी, पर रिलैक्स होने से पहले ही आपने इसको दूसरा इंपल्स दिया, तो ये और टाइटली पकड़ लेगी, क्या करेगी, और टाइटली पकड़ेगी। सो कंप्लीट रिलैक्सेशन से पहले ही दूसरा स्टिम्युलस आ गया मसल के पास में, टू द फर्स्ट स्टिम्युलस। सो जो फोर्स प्रोड्यूस बाय द सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट। तो जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, क्या प्रोड्यूस हुआ है, जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है वो पहले वाले स्टिम्युलस से ज्यादा होगा। ऐसे ही थर्ड इंपल्स अगर कॉन्ट्रैक्शन से, रिलैक्सेशन से पहले ही आ गया, तो थर्ड इंपल्स और भी स्ट्रॉन्ग होगा। इसको हम क्या कहेंगे, समेशन कहेंगे। मतलब कि आपका फर्स्ट इंपल्स प्लस इसका कॉन्ट्रैक्शन मिल गया किसके, सेकेंड इंपल्स के साथ में, प्लस किसके साथ में मिल गया, थर्ड के साथ में, एंड सो ऑन। जितने भी आप क्या देते जा रहे हो, इंपल्सेस देते जा रहे हो, इसलिए इसको क्या बोला है, समेशन बोला है। रिगर मोर्टिस क्या होता है, जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके 15 से 20 घंटे तक, थोड़े टाइम में, मृत्यु के थोड़े टाइम बाद में उसकी बॉडी क्या हो जाती है, अकड़ जाती है। क्या होती है, अकड़ जाती है। रिजिडिटी ऑफ मसल्स दैट अकर आफ्टर डेथ, उसको हम बोलते हैं, उस अकड़न को हम बोलते हैं रिगर मोर्टिस। फिर क्या होता है, ये रिगर मोर्टिस 15 से 20 घंटे बाद, जो अकड़न आई है शरीर में, वो 15 से 20 घंटे बाद क्या होती है, खत्म होने लगती है। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन्स अकड़ गए थे, जिन्होंने क्या करवाया, रिगर मोर्टिस जिसने करवाया, वो प्रोटीन्स ही टूटने लगते हैं। तो क्या होगा, आपके शरीर की क्या होगा, अकड़न खत्म हो जाएगी। एनर्जी क्या लग रही है हमारे पास में, एटीपी की एनर्जी लग रही है। सो मसल फाइबर्स के पास में दो फॉस्फेट्स होते हैं, एक एटीपी और दूसरा एक और क्या होता है, जो मैं भी आपको बता रही थी, फॉस्फोक्रिएटिन। ये भी क्या होता है, ये भी आपको फॉस्फोराइलेशन करने में मदद करता है। इनमें क्या होता है, एनर्जी रहती है। दे स्टोर एनर्जी इन मसल्स लाइक अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। मसल सेल्स क्या बनाती हैं, एटीपी भी बनाती हैं। सो अब क्या हो रहा है, हमने ये पढ़ा था कि जो मसल्स हैं, मसल्स में क्या स्टोर्ड होता है, मसल्स में क्या स्टोर्ड होता है, क्रिएटिन स्टोर्ड होता है। ये क्रिएटिन बनता कहाँ है, ये क्रिएटिन बनता है लिवर में। कहाँ बनता है, लिवर में। अब रेस्टिंग स्टेज में, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही है, रिलैक्स कर रही है, रेस्ट कर रही है, तो उस टाइम में क्रिएटिन किसके साथ मिल जाता है, एटीपी के साथ मिल जाता है। और क्या बनाता है, एटीपी में से एक फॉस्फेट आ जाता है क्रिएटिन के पास में, और वो क्या बन जाता है, फॉस्फोक्रिएटिन। क्या बन जाता है, फॉस्फोक्रिएटिन। और जब एटीपी में से, एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन के पास में 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट इसने दे दिया किसको, क्रिएटिन को। एक फॉस्फेट कहाँ लगा दिया, क्रिएटिन पे लगा दिया, इसके लिए इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोक्रिएटिन हो गया। तो एटीपी के पास में जो 3 हैं उनमें से एक निकल गया, तो ये क्या बन गया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बन गया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जब मसल, अब देखो यहाँ पे क्या है, इनर रेस्टिंग मसल, पहले तो क्रिएटिन कहाँ बना, लिवर में बना। रेस्टिंग स्टेज में जो मसल है, एटीपी जो बना है मसल में, अभी हमने क्या पढ़ा, मसल क्या करती है, एटीपी बनाती है।
जो एटीपी बना, जो एटीपी बढ़ा, राइट, ग्लूको किससे, ग्लाइकोलिसिस से एटीपी जो बना वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ में, क्रिएटिन के साथ में। एटीपी क्रिएटिन के साथ में रिएक्ट करेगा, क्रिएटिन बनाएगा और एडीपी बनाएगा। अब ये तो रेस्टिंग स्टेज की बात हुई, ये कहाँ की बात हुई, जब आराम कर रहा है मसल, क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। लेकिन जब क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, जब कॉन्ट्रैक्शन करना है, मसल एक्टिव है, तो इस क्रिएटिन से बोला जाता है भाई क्रिएटिन तेरा टाइम आ गया, फॉस्फेट दे दे। तो क्या होगा, मसल जब एक्टिव होती है तो कुछ एनर्जी किससे ली जाती है, फॉस्फोक्रिएटिन से ली जाती है, जो कि वापस एटीपी को दी जाती है, जहां पर एनर्जी कैन बी यूज टू पावर, किसको पावर देना है हमारे को, पावर कॉन्ट्रैक्शन। ये एक वर्ड मिसिंग है, वहां पर लिख लो, पावर कॉन्ट्रैक्शन। किसके लिए एनर्जी चाहिए हमारे को, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो किसको देनी है ये एनर्जी जो हमने ली है फॉस्फोक्रिएटिन से, कॉन्ट्रैक्शन को देनी, किसको देनी है, कॉन्ट्रैक्शन को देनी है, ठीक है। अब ये रिएक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूं, देखो क्या है, रेस्टिंग मसल है, पहले ऊपर पढ़ना, रेस्टिंग मसल है, एटीपी बनाई मसल ने, एटीपी किसके साथ रिएक्ट किया, क्रिएटिन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, क्रिएटिन फॉस्फेट बन गया। एटीपी से 3 ट्राइफॉस्फेट्स, 3 क्या थे, फॉस्फेट्स थे, उनमें से एक फॉस्फेट चला गया क्रिएटिन के पास में, यहाँ पे 2 फॉस्फेट्स बच गए, तो क्या बन गया, एडीपी बन गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्रिएटिन काइनेज आया, क्या आया, एक एंजाइम आया, क्रिएटिन काइनेज। क्रिएटिन काइनेज क्या कर रहा है, क्रिएटिन काइनेज क्रिएटिन से ले रहा है फॉस्फेट और किसको देकर जा रहा है, एडीपी को दे रहा है, और एडीपी क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। तो एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन वो कहाँ है, एक्टिव साइट में, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज है, मसल का ग्लाइकोजन है, ब्लड से भी ग्लूकोज बना, मसल से भी ग्लाइकोजन किस में चेंज हुआ, मसल से भी ग्लाइकोजन किस में चेंज हुआ, ग्लूकोज में चेंज हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ, क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ, पाइरुवेट बना, और उस प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस में एटीपी बना। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होएगा, ऑक्सीजन मिलेगी, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होएगा, क्या होएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होएगा, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, फैटी एसिड्स, इन सब का कहाँ होता है मेटाबॉलिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। इवेंचुअली अगर हम ग्लूकोज का क्या कर रहे हैं, हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमारे डाइजेशन में पढ़ा है, रेस्पिरेशन में पढ़ा है, राइट, कि ग्लूकोज को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन करोगे, तो CO2 और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर होगा। ग्लाइकोलिसिस में तो क्या बनता है, यहाँ पे पाइरुवेट बनता है, और पाइरुवेट के साथ में ऑक्सीजन अगर आगे और मिल रहा है तो CO2, वाटर और एटीपी मिलेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो लैक्टेट बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। इतनी बात समझ आ गई। तो अब ये कोरी साइकिल की हम क्या बात कर रहे हैं, कोरी साइकिल किसने दी थी, कोरी एंड कोरी ने दी थी, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1947 में। ये कहाँ होती है, मसल और लिवर के बीच में होती है, और मसल और लिवर को कौन सी रोड कनेक्ट करती है, ब्लड कनेक्ट करती है। ग्लाइकोलिसिस के टाइम में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, किसके टाइम में, ग्लाइकोलिसिस के टाइम में, जब मसल्स में क्या हो रही है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लाइकोलिसिस किसका ब्रेकडाउन, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। सो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ पर क्या बनता है, लैक्टेट बनता है, या लैक्टेट को आप और क्या बोल सकते हो, लैक्टेट एसिड भी बनता है। क्योंकि जब आप क्या कर रहे हो, मसल को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपकी ब्रीदिंग क्या हो जाती है, शैलो हो जाती है, कम ऑक्सीजन पहुंच पाता है, कहाँ पर, आपकी मसल्स के पास में। तो जब ऑक्सीजन ही बहुत कम हो गया है तो कैसी कंडीशंस हो गई हैं, एनएरोबिक कंडीशंस, क्या हो गई है,
एनएरोबिक कंडीशंस हो गई। जब एनएरोबिक कंडीशंस हो गई हैं तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। ये जो लैक्टिक एसिड है इसको कहाँ ले जाया जाता है? ब्लड से लिवर में लेकर जाया जाता है, जहां पर 1/5 ऑफ द लैक्टिक एसिड को क्या बनाया जाता है? ऑक्सीडाइज करके लैक्टिक एसिड को वापस से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको मेटाबोलाइज कराकर क्या बनाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। समझ आ गई? राइट। और जो बाकी बचा हुआ ये तो किसके साथ हो रहा है? 1/5 ऑफ लैक्टिक एसिड के साथ। जो बाकी बचा हुआ लैक्टिक एसिड है, जो क्या है? बाकी बचा हुआ लैक्टिक एसिड है 4/5, उसको क्या करा जा रहा है? वापस से ग्लाइकोजन में बदला जा रहा है। किसमें बदला जा रहा है? कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ये कहाँ हो रहा है? ये कहाँ हो रहा है? लिवर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लिवर में हो रहा है। जो ग्लाइकोजन है, द ग्लाइकोजन रिलीजेस ग्लूकोज। इसको क्या हो रहा है? वापस से ग्लूकोज में बनाया जा रहा है। ग्लाइकोजन रिलीजेस ग्लूकोज इनटू द ब्लड which is reconverted into glycogen in the muscle and the cycle is repeated। अब देखो ये साइकिल क्या है? लिवर में क्या हुआ? लिवर में क्या बना था? लिवर में हमारे, पहले तो मसल्स में देख लेते हैं, मसल्स से चालू करते हैं। तो मसल्स में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, पायरुवेट बना, ऑक्सीजन की कमी हो गई, लैक्टेट बना। लैक्टेट को ब्लड से, ये क्या है? ब्लड है। ये क्या है? ब्लड से कहाँ भेज दिया? लैक्टेट आ गया लिवर में। लिवर में क्या हुआ? 1/5 को तो इन्होंने किस में बदल दिया? CO2 और वाटर में, एरोबिक रेस्पिरेशन करा के। बाकी को इन्होंने क्या कर दिया? बाकी को इन्होंने ग्लाइकोजन में बदल दिया। बाकी को इन्होंने 4/5 को इसने, लिवर ने क्या किया? ग्लाइकोजन में बदल दिया। फिर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल गया और ये ग्लूकोज कहाँ चला गया? ब्लड से। ब्लड से कहाँ चला गया? मसल्स के पास चला गया। तो जब बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होएगा? लैक्टेट को भी, लैक्टिक एसिड को भी यूटिलाइज करा जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा एनर्जी पैदा करने के लिए। दूसरा आता है ऑक्सीजन डेट। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर लेते हैं तब क्या होता है? मसल को काफ़ी ऑक्सीजन या पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है? इट कॉन्ट्रैक्ट्स एनारोबिकली। फिर भी हम करे जा रहे, ऑक्सीजन हम ले नहीं रहे, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन क्या है? बहुत कम है, एनारोबिक है, तो क्या इकट्ठा होएगा? लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता जाएगा। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है उससे क्या प्रोड्यूस होएगा? लैक्टेट, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होएगा। जब रिकवरी हो रही है, जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है मसल का, वो क्या हो रहा है? बढ़ जाता है। क्या हो रहा है? बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिकवरी इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेट। जब रिकवरी हो रही है, जब डीप ब्रीदिंग हो रही है, जब हम बैठ जाते हैं और हम रिलैक्स करते हैं और हम लंबी सांसें भरते हैं, तो क्या हो रहा है? जितना हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन डेट बोल रहे हैं। ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग। अब ये कहाँ काम आ रहा है? अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा था पीछे कोरी साइकिल में। मैंने कोरी साइकिल क्यों पढ़ाई है? क्योंकि आपने पढ़ा था लिवर में लैक्टिक एसिड जो बन गया है, लैक्टिक एसिड 1/4 लैक्टिक एसिड, जिसको क्या कर रहे हैं? CO2 और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं। जो आप ऑक्सीजन डेट ले रहे हो, जो आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले रहे हो, वो इस लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदलने में काम आएगा। So it is used in oxidizing lactic acid aerobically and in restoring depleted creatine phosphate। अगर आपको याद हो तो एक्शन के टाइम पे क्या हुआ था? जो फॉस्फोक्रिएटिन बना था, जब मसल एक्शन में आ गई, एनर्जी खूब सारी चाहिए, तो हमने क्या बोला था कि जो फॉस्फोक्रिएटिन भी बनाया है, क्योंकि क्रिएटिन क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अब स्टोर तो कर लिया, लेकिन अब जरूरत है फॉस्फोक्रिएटिन से भी क्या ले लिया? फॉस्फेट ले लिया। तो अब क्या किया जाएगा?
जब हम रिलैक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, जो फॉस्फोक्रिएटिन से फॉस्फेट लिया था वो वापस क्या हो जाएगा, डिप्लीटेड क्रिएटिन फॉस्फेट को वापस से क्या दे दिया जाएगा, फॉस्फेट दे दिया जाएगा। रेस्टिंग में वापस से क्या बन जाएगा, फॉस्फोक्रिएटिन बन जाएगा। स्मॉल पार्ट ऑफ ऑक्सीजन डेट ऑल्सो गोज टू मायोग्लोबिन विच बाइंड्स एंड स्टोर्स ऑक्सीजन टू फ्यूचर यूज। इतनी बातें समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो अब देखो क्या हो रहा है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं यहां से पूरा। चलो ये आए, अब हम यहां पे एनर्जी पे आ गए। तो एनर्जी में हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स थे, एटीपी था। मसल्स में क्या क्या होता है, चलो एक स्लाइड पे बना लेते हैं हम, यहां पर यहां ले लेते हैं एक स्लाइड, ठीक है, यहां पर बना लेते हैं। अब मसल में क्या हो रहा है, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो देख लेते हैं। मसल में रेस्टिंग स्टेज में, रेस्टिंग में दो मॉलिक्यूल्स है जो आपको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, फॉस्फो क्रिएटिन, सॉरी एक सेकेंड, मसल में क्या है, दो मॉलिक्यूल्स है अपने पास में, मसल में दो मॉलिक्यूल्स है अपने पास में, एक है एटीपी और एक क्या है, फॉस्फोक्रिएटिन। ये क्या है, एनर्जी सोर्स है, किसका, एनर्जी सोर्स, किसका एनर्जी सोर्स है, जब मसल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। रेस्ट में, रेस्ट जब करते हैं क्या हो रहा है, रेस्ट में मसल क्या करती है, मसल अपनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए एटीपी लेती है, एटीपी से एक फॉस्फेट किसके पास दे देती है, मसल में क्या है, क्रिएटिन है, वो क्रिएटिन को एक दे देती है, क्रिएटिन को एक फॉस्फेट दे देता है, फॉस्फोक्रिएटिन बन गया, साथ में क्या बना, एडीपी बन गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये रेस्ट में था, अब एक्शन के टाइम पे जब मारधार करनी है, मारधार के टाइम पे मसल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो जो क्या बना था, जो क्रिएटिन बना था, जो क्रिएटिन बना था उसके पास में फॉस्फेट था, बोला तेरा वक्त आ गया कुर्बानी देने का, किसको देनी है कुर्बानी, एडीपी को दे देना, क्या देगा, क्रिएटिन बन जाएगा, और क्या होगा, एटीपी को एक और पी, एडीपी को एक पी मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ये एक्शन में हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, रेस्ट में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद में हमने पढ़ा था कोरी साइकिल। कोरी साइकिल में क्या हो रहा है, कोरी साइकिल में हो रहा है कि जो हमारी मसल है उसके पास में ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने क्या किया, इस टाइम मसल का काम क्या है, जितनी एनर्जी मुझे मिल सकती है सब दे दो, जितनी एनर्जी मुझे मिल सकती है सब दे दो। तो वो क्या करेगी, सब एनर्जी कहाँ से लाएगी, एक तो क्या करेगी, फॉस्फोक्रिएटिन को तोड़ेगी, एक इसको तोड़ा इसने, फिर क्या करेगी, फॉस्फोक्रिएटिन से एनर्जी लेके एटीपी बनाएगी, एक तो ये करेगी, दूसरा क्या कर रही है, ग्लाइकोलिसिस भी कर रही है, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या बना रही है, एटीपी बना रही है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या बना रही है, एटीपी बना रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस बोल रहे हैं। अब पायरुवेट बन गया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो भी एनर्जी चाहिए, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो क्या बन गया, लैक्टेट बन गया। मसल ने क्या किया, लैक्टेट को भेज दिया कहाँ, ब्लड में, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे क्या चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। मसल बोल रही है मुझे एनर्जी चाहिए, कहीं से भी लाके दो, लैक्टेट को तुम ले जाओ, क्योंकि क्या हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है। लैक्टेट के इकट्ठा होने की वजह से जब लैक्टेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपकी मसल क्या हो जाती है, क्रैम्प आ जाता है। तब जब तक ये नहीं होता, जब तक लैक्टेट इकट्ठा नहीं होता इतना कि क्रैम्प आए, तब तक मसल क्या करती रहती है, ब्लड में भेजती रहती है लैक्टेट को। ब्लड में भेजा, लिवर में आया, लिवर क्या करता है, लिवर दिमाग लगाता है, लिवर दिमाग लगाता है, लैक्टेट ही पड़ा है अपने पास में, एनर्जी नहीं आ रही अपने पास में, ऑक्सीजन कम है, लैक्टेट को भाई बनाओ 4/5 लैक्टेट को, 5 अगर लैक्टेट है अपने पास, उसमें से 4 लैक्टेट को तुम ग्लूकोज बनाओ, लिवर ये दिमाग लगाता है, और एक को तुम क्या करो,
एक को तुम रखो अभी, लैक्टेट को तुम रखो अभी, ठीक है। अब जैसे ही ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज से क्या होगा, ग्लाइकोजन बनाएगा ब्लड, ठीक है। अब क्या हुआ, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ब्लड में आया, ब्लड से ग्लूकोज कहाँ गया, मसल के पास गया, कहाँ गया, मसल के पास गया। ये क्या हुआ, जो बना लैक्टेट वहां पर, उससे क्या बनाया, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फिर ग्लूकोज, और फिर क्या हो गया, वापस मसल के पास आ गया। समझ आ रही है ये बात। तो मसल और लिवर मिलके जितनी मर्जी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं उतनी करते हैं, लेकिन जो ये लैक्टेट बना है, ये जो लैक्टेट बना है, इसको जो ऑक्सीजन डेट है, जो हम बाद में ठंडे हो जाते हैं, जब हम बाद में हम कॉन्ट्रैक्शन करना रोक देते हैं, फिर हम गहरी गहरी जो सांस लेते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन आता है, उस ऑक्सीजन से इस लैक्टेट का क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और क्या बनता है, CO2, और साथ में वाटर H2O बन जाता है। इतनी बात समझ आ गई। इसको हमने क्या बोला है, एक तो ये हो रहा है जो लैक्टेट बना है, जो लैक्टेट बना है आपके पास में मसल में, सॉरी लिवर में, जो आपके पास 1/5 लैक्टेट है उसको CO2 और वाटर में कन्वर्ट करो। साथ ही में जो आपने क्या किया है, फॉस्फोक्रिएटिनिन को क्रिएटिन बना लिया था, उससे जो कुर्बानी मांगी थी, अब उसको वापस उसकी दे दो, उसकी फॉस्फेट उसको वापस दे दो, तो वापस चला जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन और कहाँ स्टोर हो जाता है, जो मसल का हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन, कुछ ऑक्सीजन उसके पास भी चला जाता है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ से आता है, डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग अकर्स कैरिंग मोर ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड टू द टिश्यूज। जो आप गहरी सांस लेते हो बाद में बैठ के, जब हम कहते हैं कि सांस फूल रही है, सांस लेते हो आप बहुत सारी, तो उससे जाता है आपका एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। मसल फटीग क्या होता है, मसल फटीग मतलब मसल का थक जाना। तो जब क्या है, जब रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टिम्युलेशन इज कॉल्ड मसल फटीग। आपने किसी चीज पे पकड़ रखा है, अपने दुश्मन पे, अरे इसी ने मुझे पीटा था कल, पकड़ो इसको, पकड़ो, तुम मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, पहला मुक्का, दूसरा मुक्का, तीसरा मुक्का, चौथा मुक्का, 5वें मुक्के में तो तुम्हारा हाथ थकेगा ना। तो क्यों थक रहा है, क्योंकि बार बार तुम्हारा दिमाग उसको दे रहा है मुक्का दो, मुक्का वापस आया है, इससे पहले तुम्हारे दिमाग में आके एक और मुक्का दो। ऐसे 5-6 तुमने मुक्के दे दिए, लेकिन 5वें या 6ठे मुक्के पे तो क्या होएगा, बार बार बिना रिलैक्सेशन के आपके पास में इंपल्स आ रहा है, तो आपकी मसल भी थक जाएगी, बोलेगा बस कर भाई मैं भी थक गया हूं। तो क्या होएगा, मसल का फटीग हो जाएगा, मसल थक जाएगी। A muscle is able to contract for a short time in the absence of oxygen। क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम मारे जा रहे हो, सांस नहीं ले रहे हो, बीच में तुम सांस लेना भूल गए। जब तुम सांस नहीं ले रहे हो तो एनारोबिकली मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और एनारोबिक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब एनारोबिकली बिना ऑक्सीजन के मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो क्या हो रहा है, मसल छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। बट क्या होता है, इट गेट्स फटीग, थक जाती है सूनर, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं, और इकट्ठा होने लग जाता है लैक्टिक एसिड। अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने से मसल फटीग आ जाता है, और अगर तुम फटीग मसल में भी, थकी हुई मसल में भी तुम मारते रहोगे तो तुम्हारे को क्रैम्प आ जाएगा। पेन इज एक्सपीरियंस्ड इन दी फटीग मसल, और तुम्हें दर्द होने लगता है, राइट। सो जो साइट है फटीग का, दैट्स द जंक्शन बिटवीन द नर्व एंड दी मसल। जहाँ थकान होती है वो कौन सी जगह होती है, वो तुम्हारा मसल फाइबर का मोटर प्लेट होता है। मसल गेट्स फटीग सूनर आफ्टर अ स्ट्रेनस एक्सरसाइज देन आफ्टर अ माइल्ड एक्सरसाइज। तो कभी आपने देखा होगा कि जब आप वॉकिंग करते हो उसमें आपको इतनी थकान नहीं होती, लेकिन जब आप जॉगिंग या रनिंग करते हो तब आपको ज़्यादा थकान होती है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता मसल को इतना लैक्टिक एसिड ब्लड से लिवर में भेजने में। तो लैक्टिक एसिड कहाँ जमा होता जाता है, मसल के अंदर जमा होता जाता है। क्या होता है, जब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो, तो ये मान लो तुम्हारी एक मसल बना लेते हैं ऐसे, ये क्या है, तुम्हारी मसल है, ठीक है। ये मसल में क्या हो रहा है, तुम बहुत ज़्यादा एक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन कर रहे हो। ये लिवर है, ठीक है, ये तुम्हारा लिवर है और ये तुम्हारी मसल है। अब तुम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो। यहाँ पर क्या बनता जा रहा है, लैक्टिक एसिड, La लिखूंगी, La बनता जा रहा है, La बनता जा रहा है, लैक्टिक एसिड बनता जा रहा है, लैक्टिक एसिड बनता जा रहा है।
ठीक है, मान लिया, समझ लिया कि तुम उसको लिवर के पास भेज रहे हो, मसल भेज रही है लिवर के पास में, पर कितना भेजेगी, यहाँ तो बनता ही जा रहा है, तुम तो रुक ही नहीं रहे, तुम तो रुक ही नहीं रहे। तो क्या होगा, मान लो इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना लैक्टिक एसिड चला गया, किसके पास में चला गया, तुम्हारा इतना लैक्टिक एसिड चला गया लिवर के पास में। कहाँ चला गया, यहाँ पे लैक्टिक एसिड आ गया, इतना चला गया, लेकिन अभी भी तो इतना बाकी है। तो ये जो अक्यूमुलेशन है, ये जो इकट्ठा हो रहा है मसल में लैक्टिक एसिड, ये तुम्हारे मसल को क्या देगा, फटीग देगा, क्या देगा, थकान देगा। तो इसलिए क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, मसल में बहुत सारा लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, थकान हो जाती है। लेकिन जब आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हो, माइल्ड एक्सरसाइज करते हो, तो ये लैक्टिक एसिड मसल भेजती रहती है, तो ये मसल में इकट्ठा नहीं होता है। ठीक है, रेमेडी क्या है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, बैठकर गहरी गहरी सांस लो, क्योंकि लैक्टिक एसिड सबको हटाना है। क्या करते हो तुम, स्ट्रेनस एक्सरसाइज के बाद में फास्टर ब्रीदिंग शुड बी कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, ताकि तेज तेज आपको सांस लेनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पहुँचा सको, लंग्स के पास पहुँचा सको, और लिवर के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगा तो जो लैक्टिक एसिड है उसका ऑक्सीजन से क्या हो सकेगा, CO2 और वाटर बन सकेगा। साथ ही में जो मसल्स हैं तुम्हारी, मसल्स के पास में भी तुम्हारा क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो पाइरूवेट है वो क्या बना सकेगा, CO2 और वाटर बना सकेगा। सो दिस रिजल्ट्स इन डिसअपियरेंस ऑफ द फटीग। फिर धीरे धीरे तुम्हारी थकान भी कम हो जाती है, दर्द भी कम हो जाता है, और तुम बेटर फील करने लगते हो। हाइपरट्रॉफी क्या है, हाइपरट्रॉफी है कि जो कोई मसल है उसका साइज क्या हो गया, मसल की सेल का साइज बढ़ गया है, इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। एट्रॉफी मतलब मसल सेल डीजेनरेट हो गया है, मसल सेल का डीजेनरेशन हो गया है, टूट गई है मसल या बिखर गई है। रिडक्शन, छोटा हो गया है, किसका साइज, मसल सेल का। जो नॉर्मल मसल फाइबर इतना बड़ा होना चाहिए था, अगर वो इतना बड़ा हो गया है, मसल सेल नॉर्मल है, ये नॉर्मल, अगर ये इनलार्ज हो गया मसल सेल, तो क्या है, ये हाइपरट्रॉफी है। क्या है ये, हाइपरट्रॉफी। लेकिन अगर यही मसल सेल नॉर्मल से और छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कम हो गई है साइज, रिडक्शन हो गया, इसको हम बोल रहे हैं डीजेनरेशन। क्या बोल रहे हैं, डीजेनरेशन। तो इससे क्या होगा, एट्रॉफी हो जाएगी, मसल आपकी क्या हो रही है, डीजेनरेट हो रही है। रेड एंड वाइट मसल फाइबर्स क्या होते हैं। अब रेड, बर्ड्स और मैमल्स में क्या है, स्केलेटल मसल्स, दो तरीके के स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स होते हैं उनमें। स्केलेटल मसल्स में, बर्ड्स और मैमल्स में, जिनको बहुत ज़्यादा, बर्ड्स में क्या होता है, उड़ना पड़ता है, मैमल्स में बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है। तो इनमें जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनमें स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स होते हैं, दो तरीके के, एक रेड एक वाइट। आपने घोड़ों में भी ये सुना होगा। सो रेड क्या होती है, और रेड जो होती है जिसको हम बोलते हैं स्लो मसल फाइबर, और जो वाइट होते हैं वो फास्ट मसल फाइबर होते हैं। तो क्या डिफरेंस है, पहले हम देख लेते हैं। जो रेड मसल फाइबर्स हैं वो डार्क रेड कलर की होती है। क्यों डार्क रेड होंगी, खुद आप सोच के बताओ। रेड क्या होता है, हीमोप्रोटीन होता है। क्या होता है, जिसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं। आरबीसी का कलर लाल क्यों होता था, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता था। मसल का यहाँ कलर लाल क्यों है, क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन बाइंड करता है और किसको स्टोर करके रखता है, ऑक्सीजन को। तो इसमें मसल में ऑक्सीमायोग्लोबिन होता है इन रेड फाइबर्स। ऑक्सीमायोग्लोबिन रिलीज करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या है, मायोग्लोबिन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो मतलब क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मोर एनर्जी के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनेली ज़्यादा होगा, खुद सोच के बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब रेड मसल्स में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना है तो उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, कम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि सार्कोप्लाज्मा में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। दे कैरी आउट कंसिडरेबल aerobic oxidation without accumulating much lactic acid. Red muscle fibers can contract for a longer period of time without fatigue.
मायोग्लोबिन ज़्यादा है उसके अंदर, ऑक्सीजन उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा टाइम तक क्या कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती है, बिल्कुल रह सकती है। These muscle fibers have slow rate of contraction for long periods. धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है काफ़ी लंबे घंटों तक। इसका हम किस में देख सकते हैं कि हम कितने घंटे तक खड़े हैं, हमारी पीठ सीधी है, हमारी पीठ सीधी है, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा रेड मसल फाइबर्स होते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आप और क्या ले सकते हो, हॉर्स का, उनके लेग्स में रेड मसल फाइबर होता है। वाइट मसल फाइबर क्या होगा, वाइट मसल फाइबर मतलब वाइट कलर की है, मायोग्लोबिन कम होगा, लाइट होंगी कलर में, डू नॉट हैव मायोग्लोबिन, है ही नहीं, मायोग्लोबिन ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे नंबर में। अब माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गए तो सार्कोप्लाज्म में जगह ज़्यादा हो गई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन पे डिपेंड करते हैं, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड अक्यूमुलेट करते हैं लैक्टिक एसिड। जैसे कि दीज मसल्स फाइबर्स हैव फास्टर रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर पीरियड्स, फॉर शॉर्टर पीरियड्स, क्या लिखेंगे, फॉर शॉर्टर पीरियड्स। जैसे कि आई बॉल की मसल, आपकी क्या होगी, आई बॉल की मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर एकदम से क्या हो जाएगी, थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएगी, राइट। जब आपने लाइट डाली तो फटाफट से एकदम कॉन्ट्रैक्ट करती है, और फिर उसी टाइम में जैसे आप लाइट हटाओगे धीरे धीरे रिलैक्स भी कर जाएगी, वो ज़्यादा टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रह सकते हैं। फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इनमें क्या होता है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट लंबे समय तक के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, लंबे समय तक के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। डायग्राम देखें तो रेड मसल्स कैसे दिखते हैं, रेड मसल फाइबर्स में स्लो ट्विचिंग होती है, स्लो ट्विचिंग मतलब स्लो कॉन्ट्रैक्शन, फास्ट ट्विचिंग मतलब फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कंपोज मसल फॉर स्टैटिक वर्क मतलब आपको बैठे रहना है, काम करना है, पूरा दिन आप बैठो काम कर रहे हो, तो उसमें क्या लगेंगी, रेड मसल फाइबर्स, क्या लगेंगी, रेड, कौन सा कलर आ गया, ये क्या है, अब इनमें कौन सा लगेगा, इनमें लगेगा हमारा रेड मसल फाइबर्स, हमारी बैक में, हमारे लेग्स में काफ़ी जगह क्या होता है, रेड मसल फाइबर्स, राइट। अगर आप देखोगे जिनमें क्या हो रहा है, जो लोग मैराथन भागते हैं उनके पैरों में रेड मसल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल हु वॉक, राइट। और ये कहाँ होती है, रेड मसल, ये कौन सी मसल्स हैं, ये वाइट मसल फाइबर्स, ठीक है, क्या है वो, वाइट मसल फाइबर्स। इतनी बात समझ आ गई। तो क्या है रेड मसल फाइबर्स में, रेड मसल फाइबर्स में मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा वो पकड़ सकता है, ज़्यादातर इसमें ऑक्सीजन है, तो ज़्यादातर इसमें क्या होगा, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, है ना, इसको हटाते हैं और यहाँ पर इसके फीचर्स लिख लेते हैं, इससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेड मसल फाइबर्स की। रेड मसल फाइबर्स क्या है, रेड क्यों है, क्योंकि उनमें क्या है, मायोग्लोबिन ज़्यादा है। मायोग्लोबिन ज़्यादा है तो मायोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो रेस्पिरेशन कैसा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा। अब क्या, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होएगा, क्या होगा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या लैक्टिक एसिड बनेगा, नो लैक्टिक एसिड, देयरफॉर नो फटीग, इसलिए क्या होगा, थकान भी नहीं होएगी। सो लॉन्गर आवर्स के लिए, लॉन्गर घंटों के लिए स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। साथ ही में अब इतना कॉन्ट्रैक्शन करना है तो एनर्जी भी चाहिए। आप कहते हो हम थक गए बैठे, क्या होगा, थक गए तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा चाहिए रेड में, तो क्या ज़्यादा होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होगा। स्टोरी बना के समझो, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होगा, सार्कोप्लाज्म में जगह तो उतनी है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो गया तो कौन कम होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कम होगा, मतलब ER कम होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कम होगा। इन्हीं सब का उल्टा
कहाँ होगा? वाइट मसल सेल्स में। मायोग्लोबिन है ही नहीं, मायोग्लोबिन है ही नहीं, वाइट कलर है इसीलिए ऑक्सीजन कम कैरी होएगा, ऑक्सीजन कम कैरी होएगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, थकान होगी लैक्टिक एसिड के बनने से, छोटे घंटों के लिए फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एनर्जी कम है, माइटोकॉन्ड्रिया कम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है। क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है। ठीक है, मायोग्लोबिन होता ही नहीं है वाइट मसल सेल्स में, वाइट मसल फाइबर्स में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल रिलैक्सेशन फिनिश होता है। अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, मतलब हमारा पूरा कंकाल कैसे बना हुआ है, क्या बोन्स हैं, कौन से हिस्से में, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। तो मिलते हैं हम पूरी एनर्जी के साथ में, अपनी मसल्स को पूरा एनर्जाइज करके आइएगा अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।